मैंने 3 डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जब मैं 3 लाख युआन का बोनस एक्सेप्ट करने ही वाला था, तभी क्लास का एक गरीब स्टूडेंट चेन हाओ अचानक से भागता हुआ आया। उसने कहा कि उसके पापा को कैंसर है, उन्हें इलाज के लिए 3 लाख युआन चाहिए। उसने मुझसे जिंदगी बचाने के लिए पैसे उधार मांगे। अपने पिछले जन्म में मैं बहुत जज्बाती था। मैंने उसे वो 3 लाख युआन दे दिए जो अभी ठंडे भी नहीं हुए थे, लेकिन किसे पता था कि ये मेरे बुरे सपने की शुरुआत होगी। तब से वो एक लीच की तरह मुझसे चिपक गया और मेरा खून चूसने लगा। कभी कहता दादी बीमार है, तो कभी माँ इंजर्ड हो गई, या फिर बहन की फीस भरनी है। उसने मुझे बार बार इमोशनली ब्लैकमेल किया, यहाँ तक कि मुझे ऑनलाइन लोन लेने पर भी मजबूर किया। बाद में पता चला कि उसने मेरे पैसों से एक घर और सारी लग्जूरियस चीजें खरीद ली थी। जब मैंने उसे और पैसे देने से मना किया, तो उसने गुस्से में आकर मुझे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। अगर तुम नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीरियत की जिंदगी इतनी अच्छी होती है। अब जब तुमने मुझे इसका स्वाद चखा दिया, तो मैं वापस अपनी गरीब वाली जिंदगी में नहीं जा सकता। मैंने दोबारा देखा, मैं स्कूल के ऑडिटोरियम के स्टेज पर खड़ा था। प्रिंसिपल ने अभी अभी मुझे 3 लाख युआन का चेक दिया था। ऑडिटोरियम टीचर्स और स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। कैमरा के फ्लैशेस लगातार चमक रहे थे। जैसे ही मैं थैंक यू बोलने के लिए कुछ कहने वाला था, ऑडियंस में से एक शख्स भागता हुआ ऊपर आया। चेन हाओ, हमारी क्लास का एक गरीब स्टूडेंट, मेरे पास दौड़ कर आया और घुटनों के बल बैठ गया। पूरा ऑडिटोरियम अचानक शांत हो गया। सबकी निगाहें हम पर थी। याई चेन, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पापा को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख युआन लगेंगे। ये किसी की जान बचाने के पैसे हैं। मुझे पता है ये पैसे तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं, पर मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं है। मेरे परिवार ने अपना सब कुछ बेच दिया है। प्लीज मुझे अपने पैसे उधार दे दो। मैं आगे चलकर पक्का तुम्हें लौटा दूंगा। मैं जन्म भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, चाहे मुझे जानवर बनकर ही क्यों ना झुकना पड़े। उसने सर झुकाते हुए कहा। उसका माथा जल्दी से लाल हो गया। अपने सामने इस जाने पहचाने मंजर को देखकर मेरा खून जैसे जम गया। मेरा पिछला जन्म मेरे सामने था। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। जज्बात हावी थे। मुझे लगा 3 लाख जरूरी है, पर इंसान की जान ज्यादा कीमती है। मैंने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं की, बस चेक जिस पर स्याही अभी भी ताजी थी उसे दे दिया। तुम ये पैसे लो और पहले अपने पापा की जान बचाओ। कर्ज के पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उस वक्त ऑडिटोरियम में जोरदार तालियां बजने लगी थी। हर कोई मेरे इस दयालु और सेल्फलेस काम की तारीफ कर रहा था। अगर मेरी कोई क्रश होती तो वो इस चीज को देखकर पक्का पट जाती। चेन हाओ भी रोया और इस एहसान के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। कहा कि मैं उसके परिवार के लिए भगवान जैसा हूँ। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उस दिन जो शुरू हुआ था वो किसी का भला नहीं, बल्कि मेरे बुरे सपने की शुरुआत थी। उसके पापा का कैंसर सच था, पर उसमें 3 लाख युआन जितना बड़ा खर्चा नहीं आना था। उसमें से ज्यादातर पैसे उसने खुद पर उड़ा दिए। शुरू में उसने मुझे अपने पापा की हालात के बारे में अपडेट्स दिए, पर थोड़ी ही देर में उसने पैसे मांगने के नए नए बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। याचेन, मेरी दादी को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल की फीस चाहिए। याचेन, खेत में काम करते हुए मेरी माँ की टांग टूट गई, सर्जरी के लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। याचेन, मेरी बहन का एडमिशन एक बड़े हाई स्कूल में हुआ है, फीस बहुत ज्यादा है। मैं सच में घर से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। हर बार रोती हुई आवाज और मायूस चेहरे के साथ वो अपने घर की बदकिस्मती का रोना रोता। आसपास के लोग भी उसकी साइड लेने लगे। याई चेन, तुम अब एक बड़े हीरो हो, तुम्हारे लिए ये पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। चेन हाओ कितना बेचारा है, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम जब एक बार में 3 लाख युआन दे सकते हो, तो अब इन थोड़े पैसों के लिए क्यों मना कर रहे हो। मुझ पर मॉरल ब्लैकमेल की एक के बाद एक लेयर चढ़ाई गई। मैं वो बन गया जिसे बस देते रहना था। अगर मैं थोड़ी सी भी हिचकिचाहट दिखाता तो मुझे पत्थर दिल और मतलबी कहा जाता। उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने पैसे बचाना शुरू कर दिए। बाद में वो जितने पैसे मांगता वो अमाउंट बढ़ता गया। भाई देख, मैं सच में और पैसे नहीं ला सकता। तो उसने मुझे ऑनलाइन लोन्स लेने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। तुम अभी थोड़े उधार ले लो, जैसे ही मेरी फैमिली की हालत ठीक होगी मैं तुरंत लौटा दूंगा। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा मैनेज कर लो, वरना मेरे पापा की दवाई बंद हो जाएगी। इस तरह लोगों की बातों और दबाव में आकर मैंने सच में लोन ले लिया। कर्ज और इंटरेस्ट एक स्नोबॉल की तरह बढ़ता चला गया। फिर एक दिन मैंने अचानक उसे देखा। चेन हाओ एक ब्रांड न्यू गाड़ी चला रहा था, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए था और एक पॉश सोसाइटी से बाहर आ रहा था। मैं जैसे किसी सपने से जाग गया। मैं भागकर उसके पास गया और उससे सवाल किया। पहले तो उसने बातें घुमाना चाहिए, पर जब मैंने उसकी चोरी पकड़ी तो उसके चेहरे से वो बेचारापन और डर अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सा लालच और गुस्सा था।
तो क्या हुआ जियांग याइचन, अगर तुम नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीरियत की जिंदगी इतनी अच्छी होती है। अब जब तुमने मुझे इसका स्वाद चखा दिया है तो मैं वापस अपनी पहले वाली गरीबी में नहीं जा सकता। तुमने मुझे दर्द दिया है। तुम्हें पता है मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने उसे अपने पैसे लौटाने को कहा ताकि मैं ऑनलाइन लोन चुका सकूं। लेकिन तुम्हें पता उसने क्या कहा? कैसे पैसे वापस करूं? अगर तुम मुझे और फोर्स करोगे तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बहस के दौरान उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं उस वक्त सोसाइटी के छत के किनारे पर खड़ा था। मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं एक टूटे पट्टे की तरह नीचे गिर गया। गिरते वक्त जब मुझे वेटलेसनेस फील हो रही थी, मैंने उसे छत पर खड़े देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक छुटकारा पाने वाली बेरुखी थी। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता था कि अमीर होना इतना अच्छा है। तुम मुझे दोबारा गरीब कैसे बना सकते हो? उसकी बातें मेरी जिंदगी की आखिरी याद बन गई। प्रेजेंट टाइम में मैंने जमीन पर घुटनों के बल बैठे चेन हाओ को नीचे देखा। वो अभी भी रो रहा था, अभी भी एक्टिंग कर रहा था। उसके माथे का लाल निशान बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी आवाज भारी थी, एक एक शब्द मायूसी से भरा हुआ था। ओ माय गॉड, ये कितना बेचारा है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। 3 लाख एक जान बचाने के लिए काफी है। ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। याइचन को अभी बोनस मिला है, उसे इसकी मदद करनी चाहिए। वो सच में एक हीरो है जो बहादुरी के काम करता है। वही जानी पहचानी बातें, वही माहौल, सब कुछ पिछले जन्म जैसा ही था। बस इस बार मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था। चेनहाओ, पहले उठ जाओ। चेनहाओ को शायद इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसकी रोने की एक्टिंग थोड़ी रुकी और फिर वो और जोर से रोने लगा। नहीं, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कहोगे मैं नहीं उठूंगा। याइचन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पापा को बचा लो। उसने बोलते हुए फिर से अपना सर जमीन पर पटका। मैं एक कदम पीछे हट गया उसकी हरकतों से बचते हुए। मैं तुम्हें उठाता हूँ, हमें बात करनी है। ऑडियंस की चर्चा धीरे धीरे शांत हो गई। सबको कुछ अजीब लगने लगा था। चेनहाओ का चेहरा थोड़ा पथरा गया था, पर वो घुटनों पर बैठे रहने पर अड़ा रहा। याइचन, मुझे पता है कि मेरी ये मांग थोड़ी ज्यादा है, पर मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास एक सम्मान है जो तुमने अपनी जान पर खेल कर कमाया है, पर मेरे पापा की जान भी बहुत मायने रखती है। अपने पिछले जन्म में मैं इस लाइन से पिघल गया था। मुझे लगा पैसे जरूरी हैं, पर इंसान की जान से बढ़कर नहीं। पर अब मुझे समझ आ गया है, मेरी खुद की जान भी इस पैसे और उसकी वजह से बेदर्दी से कुचल दी गई थी। चेनहाओ, तुम्हारे पापा बीमार हैं, मुझे हमदर्दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ भाग कर आओ, मेरे सामने घुटने टेको और मुझे फोर्स करो कि मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूं। चेनहाओ की आंखें अचानक हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। ऑडियंस में बैठे बच्चे कंफ्यूज हो गए। वो बातें करने लगे। तुम्हारा क्या मतलब है? याइचन उसे हेल्प करने के मूड में नहीं था। ये क्या हो रहा है? क्या वो एक हीरो नहीं है? ये थोड़ा पत्थर दिल लग रहा है। आखिरकार ये किसी की जान का सवाल है। तभी स्टेज पर प्रिंसिपल आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा क्लासमेट है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। बात की जा सकती है, पहले चेनहाओ को उठने तो दो। ऐसा मत करो। मैंने प्रिंसिपल की बातों को इग्नोर किया। मैं बस चेनहाओ को देखता रहा। तुम्हारे पापा को कैंसर है, सर्जरी के लिए 3 लाख युआन चाहिए। क्या तुमने स्कूल की सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है? मैंने किया था, पर स्कूल की सब्सिडी बहुत कम है, काफी नहीं है। क्या सच में? जहाँ तक मुझे पता है स्कूल के पास सीरियस बीमारियों के लिए एक स्पेशल रिलीफ फंड है। तुम 1 लाख युआन तक अप्लाई कर सकते हो। क्या तुमने अप्लाई किया? मुझे अभी टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं कि उन्हें सर्जरी के लिए 3 लाख चाहिए और तुम्हारे पास यहाँ आकर मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगने का टाइम है, पर तुम्हारे पास स्कूल के रिलीफ फंड के लिए अप्लाई करने का टाइम नहीं है। चेनहाओ के पास कोई जवाब नहीं था। ऑडियंस की बातें बदलने लगी। हाँ, क्या स्कूल में रिलीफ फंड नहीं है? उसने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो सीधा याइचन का बोनस मांगना चाहता था? चेनहाओ के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी। मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे बस लगा कि याइचन के पास जल्दी पैसे मिल गए और 1 लाख काफी नहीं है। मैंने उससे कहा, अगर काफी नहीं है तो तुम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हो, जैसे कि सोसाइटी से मदद मांगो, क्राउड फंडिंग शुरू करो। आजकल इंटरनेट इतना फास्ट है, बहुत से लोग उनकी मदद करने को तैयार होंगे जिन्हें सच में जरूरत है। या फिर तुम हॉस्पिटल जाकर बात करो और देखो क्या तुम कुछ पैसे बाद में दे सकते हो। फॉलो अप का वेट करो। बहुत सारे रास्ते हैं, पर तुमने सबसे घटिया रास्ता चुना। तुम स्टेज पर भाग कर आए और पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने मेरे आगे घुटने टेक दिए। तुम अपने पापा की बीमारी का फायदा उठाकर मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं अपनी बहादुरी का ये बोनस तुम्हें दे दूं।
तुम मदद नहीं मांग रहे, तुम मुझे मोरली किडनैप कर रहे हो। ये बात सुनकर हर कोई दंग था, चेन हाओ भी। उसने कहा, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं बस हर तरफ से फंस गया था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने उसे जवाब दिया, फंस जाना किसी को किडनैप करने का बहाना नहीं हो सकता। मैंने उसकी बात काटी, क्या तुम समझते हो कि इस पैसे का मेरे लिए क्या मतलब है? ये कोई आम रकम नहीं है, ये मेरी जिंदगी के बदले मिली है। उस दिन 3 बच्चे झील में गिर गए थे। उस झील का पानी बहुत तेज बहता है। जब मैंने छलांग लगाई, मैंने ये तक नहीं सोचा था कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं। मैंने जान की बाजी लगाकर एक एक करके उन्हें किनारे लाया। मैं पानी के पौधों में फंसने की वजह से लगभग डूब ही गया था। ये पैसे मेरी बहादुरी का इनाम है, ये मेरी मेहनत की पहचान है। ये सिर्फ 3 लाख नहीं है, ये मेरा सम्मान है। ये मैंने अपनी हिम्मत और उस जिंदगी से कमाया है जो मैं लगभग हार ही चुका था। अब तुम अपने पापा की बीमारी का सहारा लेकर मुझसे ये पैसे मांग रहे हो, क्या तुम्हें ये सही लगता है? ऑडियंस में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग सोच में डूब गए थे। मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने पलटकर जवाब दिया, बस क्या तुम्हें बस लगा कि मुझे पैसे अभी मिले हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं निस्वार्थ और दयालु बनूं और तुम्हें ये पैसे दे दूं? चेन हाओ, दया की भी एक हद होती है। मेरी दया उन बच्चों को बचाने तक थी जो पानी में गिरे थे। ये उन लोगों की मदद करने के लिए है जिन्हें सच में जरूरत है, उन लोगों के लिए नहीं जो एहसान मानना जानते हैं, ना कि उनके लिए जो मेरी दया का फायदा उठाकर कभी ना खत्म होने वाली मांगे करते रहे। चेन हाओ का शरीर अचानक कांप उठा। वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन थी, जैसे कि वो अब मुझे पहचानता ही ना हो। उसके दिमाग में मैं हमेशा एक नरम दिल का इंसान था। पिछले जन्म में मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। उसकी मांगों के आगे मैं बस पिघल जाता था, पर अब मैं शांत और तेज था। मेरा एक एक शब्द उसके झूठे नकाब को छुरी की तरह काट रहा था। चेन हाओ ने मुझसे कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पापा सच में मर रहे हैं, तुम किसी को मरते हुए छोड़ नहीं सकते। क्या तुम सच में एक हीरो कहलाने के लायक हो? मैंने उसे जवाब दिया, मैंने 3 डूबते हुए बच्चों की जान बचाई है, मैं हीरो बनने के लायक हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सबको बचाना है या सबकी बातें माननी है। मैं एक हीरो हूँ, कोई भगवान नहीं, और ना ही तुम्हारा एटीएम। चेन हाओ, अगर तुम सच में अपने पापा को बचाना चाहते हो तो प्लीज सही तरीके से मदद मांगो, ना कि यहाँ आकर ऐसी घटिया हरकतें करो। दूसरों की अच्छाई और सम्मान का फायदा मत उठाओ। ये कहकर मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और ऑडियंस में बैठे टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ घूमा। मैंने कहा, रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको चेन हाओ की कहानी सुनकर दुख हुआ है, मुझे भी है। पर दुख होने का मतलब ये नहीं कि मुझे मॉरल तरीके से ब्लैकमेल किया जाए। इन पैसों का मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा। मैं इसका एक हिस्सा स्कूल के रिलीफ फंड में डोनेट करूंगा ताकि चेन हाओ के पापा जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। बाकी के पैसे मैं अपनी आगे की फीस और खर्चों के लिए बचा कर रखूंगा। ये मेरी बहादुरी की निशानी भी है। मैं ये पैसे सीधे चेन हाओ को नहीं दूंगा, इसीलिए नहीं कि मैं पत्थर दिल हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अच्छाई किसी के लिए फायदा उठाने का बहाना बन जाए। मैं इन पैसों का, जो मेरी बहादुरी का इनाम है, गलत यूज नहीं होने देना चाहता। ऑडिटोरियम शांत था। कुछ सेकंड्स के बाद पता नहीं सबसे पहले ताली किसने बजाई। सही बात है, याईचन सही कह रहा है। मॉरल किडनैपिंग क्यों? उसे अपना बोनस का फैसला खुद करना चाहिए। चेन हाओ तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, लोगों को इस तरह से मजबूर कर रहा है। चेन हाओ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा पेपर की तरह सफेद था। उसने आसपास के लोगों और उनकी आरोप भरी नजरों को देखा, फिर मेरी दृढ़ आंखों को देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया। इस बार उसकी चाल फेल हो गई। वो अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ, मेरी तरफ गुस्से से घूरा और फिर एक शातिर जानवर की तरह नीचे उतरा और ऑडिटोरियम से बाहर भाग गया। उसको ऐसे भागते हुए देखकर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सी थकान और राहत थी। पिछले जन्म के कर्ज इस जन्म में मैं अपने हाथों से तोड़ने में कामयाब हो गया। मैं और चंद क्लासमेट्स थे। तभी पीछे से प्रिंसिपल आए और उन्होंने मुझे कहा, तुमने सही किया। मैंने सिर हिलाया और अपने हाथ में चेक को कस के पकड़ लिया। मेरी जिंदगी अब इस पल से मेरे अपने हाथों में वापस आ चुकी है। अवार्ड सेरेमनी के बाद मैं स्कूल में और भी ज्यादा फोकस में आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं असूलों वाला हूँ और अपने स्टैंड्स पर टिका रहता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं पत्थर दिल हूँ, किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। पर मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अपने पिछले जन्म में मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर
स्तर में रहता था। ऐसा जीना बहुत थका देने वाला होता है। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ और इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैंक चला गया। मैंने 3 लाख युआन का प्राइज मनी डिपॉजिट किया, फिर उसमें से 30,000 युआन निकाले और उन्हें स्कूल के रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया। मैं इस बात का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था, बस चुपचाप पेपर वर्क पूरा कर लिया। मैं अब किसी भी तरह के मॉरल किडनैपिंग में फंसना नहीं चाहता था। सब कुछ पूरा करने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। जब मैं क्लास में वापस आया तो माहौल थोड़ा अजीब था। स्टूडेंट्स मुझे अलग नजरिए से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक तरफ क्यूरियोसिटी और तारीफ थी तो दूसरी तरफ थोड़ी सी दूरी भी थी। चेनहाओ क्लास में नहीं आया था। उसकी खाली सीट एक आयरनी की तरह लग रही थी। तभी लिन लियांग बोला, तुम कमाल हो, मैं तो कल डर ही गया था। मुझे लगा तुम फिर से पिघल जाओगे। पहले तुम बहुत बेवकूफ थे। चेनहाओ ने सच में बहुत ज्यादा किया। अगर घर में प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे बिहेव करे। वैसे मैंने उसके रूममेट से सुना है उसके पापा बीमार जरूर हैं, पर शायद उतने सीरियस नहीं हैं जितना उसने बताया। उन्हें 3 लाख युआन की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही संभालने दो। ये कहकर लिंग लियान ने सर हिलाया। इसके आगे कोई बात नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक चेनहाओ नहीं दिखा। उसके बारे में अफवाहें बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसने जानबूझकर पैसे ऐंठने की कोशिश की। कुछ का कहना था कि उसके पापा की बीमारी झूठी है। दूसरों का कहना था कि मेरा मना करने की वजह से उसने शर्म के मारे स्कूल छोड़ दिया। चेनहाओ 1 हफ्ते बाद क्लास में वापस आया। उसका वजन काफी कम हो गया था, चेहरा फीका था, आंखें लाल थी। देखते ही लग रहा था कि वो कई रातों से नहीं सोया। जैसे ही उसने दरवाजे से एंट्री ली, पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गई, पर वो सर झुकाकर जल्दी से अपनी सीट पर चला गया। वो टेबल पर बिना हिले लेटा रहा। पूरी क्लास के दौरान उसने अपना पोस्चर तक चेंज नहीं किया। क्लास के बाद बेल बजी। मैं अपनी सीट से उठा और थोड़ी खुली हवा में सांस लेने बाहर जाना चाहता था। तभी चेनहाओ ने अचानक सर उठाया और मुझे रोका। जियांग वाईचेन। उसकी आवाज भारी थी पर थकान छुपाई नहीं छुप रही थी। मैं रुका और पलट गया। उसे उठते हुए मेरे पास आते हुए देखा। आसपास के स्टूडेंट्स ने अपनी सांसें रोक ली थी। सबकी निगाहें हम पर थी। ये मेरे पापा का डायग्नोसिस सर्टिफिकेट और खर्चों की लिस्ट है। मैं पहले सच में बहुत परेशान था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ शांत भाव से देखता रहा। पिछले जन्म में उसने इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करके मेरी हमदर्दी जीती थी। वो झूठे सबूत और बिल्स या तो नकली थे या फिर जानबूझकर अमाउंट बढ़ाकर लिखे गए थे। मुझे दिख रहा था कि उसने उस वक्त बहुत लोगों से पैसे ठगे थे। चेनहाओ का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जानबूझकर बेचारा बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने पोडियम पर घुटने टेके थे। मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, पर मेरे पापा की बीमारी सच है। खर्चा भी सच में बहुत ज्यादा है। मैं उस दिन थोड़ा गुस्से में था। मैंने स्कूल के रिलीफ फंड के लिए अप्लाई किया है, क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी है, पर पैसे अभी भी काफी कम पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये काफी नहीं है, ऑपरेशन को डिले करना पड़ेगा। हर दिन जो गुजर रहा है वो उनकी जान के लिए खतरनाक है। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई और उसने वो पेपर्स आगे किए जो लगभग मेरे हाथ को छू गया। उसने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे। दूसरे शब्दों में, मुझे विश्वास नहीं है, पर इस लिस्ट पर हॉस्पिटल की स्टैंप लगी है। ये सच है, तुम देख लो। आसपास के लोगों की बातें तुरंत शुरू हो गई। लगता है असली है। अगर वो सच बोल रहा है तो क्या होगा? उसके पापा का क्या? वाईचन को इस बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ कंपटीशन है, दूसरी तरफ किसी की जान। वही पुरानी बहस, वही मॉरल प्रेशर, वही नजरें मुझे नीडल्स की तरह चुभ रही थी। पर इस बार मेरे दिल में कोई भी तूफान नहीं था। चेनहाओ, तुम्हारा डायग्नोसिस सर्टिफिकेट और खर्चों की लिस्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पापा बीमार हैं और पैसों की कमी है। ये तुम्हारी मुश्किल है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, पर मैं तुम्हारी परेशानियों का बिल भरने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैंने स्कूल के रिलीफ फंड में 30,000 डोनेट कर दिए हैं। अगर तुम एलिजिबल हो तो जाहिर है तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, कुछ लोगों को लगा कि मैं बहुत पत्थर दिल हूँ, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। उसकी वजह से पिछले जन्म में बिल्डिंग से कूदने की मजबूरी वाले दर्द के आगे ये पत्थर दिली कुछ भी नहीं थी। जियांग वाईचेन, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो किसी की जान है। तुम्हारे पास मदद करने के लिए पैसे हैं, फिर तुम हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैंने कहा, मैं पत्थर दिल हूँ। जब मैंने अनजान 3 बच्चों की जान बचाई थी, तब क्यों नहीं कहा कि मैं पत्थर दिल हूँ? जब मैंने अपने इनाम से 30,000 फंड में डोनेट किए, तब क्यों नहीं कहा कि मैं पत्थर दिल हूँ? चेनहाओ, मेरे पैसों पर मेरा पूरा कंट्रोल है।
मैं चाहूँ तो फंड में देकर और लोगों की मदद कर सकता हूँ और चाहूँ तो अपने लिए रख सकता हूँ, पर तुम्हें ये पैसे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। आखिरी 3 शब्द मैंने जोर से कहे। चेन हाओ एकदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये इसीलिए ना क्योंकि मैं गरीब हूँ, बस इसीलिए कि मैं तुम्हारी तरह कोई महान हीरो नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ इसीलिए मेरे पापा का मरना तय है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तुम बच सकते हो, वरना तुम मर जाओ। जैसे जैसे वो चिल्ला रहा था वो और भी एक्साइटेड होता गया। आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। मैं उसकी पागलों जैसी हरकतों को देख रहा था। मुझे बस ये मजाक लग रहा था। अपने पिछले जन्म में मैं उसके इस रोने धोने में फंस गया था, पर अब उसकी इस नौटंकी से मुझे घिन आती है। चेन हाओ, तुम्हारा हो गया? ये कहकर मैं वहां से निकलने लगा। मैं साइड से निकलकर जाना चाहता था, पर उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरे आर्म को पकड़ लिया। उसके मजबूत नाखून लगभग मेरे मांस में गड़ गए थे। तुम नहीं जा सकते और मुझे पैसे दो। यहाँ से निकलने की सोचना भी मत। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कहा, चेन हाओ मेरा हाथ छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो ऐसा मत करो। तभी चेन हाओ ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। चेन हाओ, तुम ये करके कानून तोड़ रहे हो। चेन हाओ पागलों की तरह बिहेव करने लगा। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने फ्राउन किया और छूटने की कोशिश की। वो दौड़ते हुए लगभग गिरने वाला था। चेन हाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मेरी पर्सनल आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मैं पुलिस को कॉल करूंगा। चेन हाओ दंग रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा। वो आखिरकार एक स्टूडेंट ही था। पुलिस शब्द सुनकर उसका डरना लाजमी था। मैंने अपना फोन निकाला और डायल करने लगा। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से मुझे छोड़ा और माफी मांगने लगा। मेरी गलती थी, मैं दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं रोकना चाहिए था। तुम्हें मुझे अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए। पुलिस को मत बुलाओ। यहाँ तक कि वो अपने घुटनों पर भी बैठने वाला था। मैं एक कदम पीछे हटा और उससे बचा। शक करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी परेशानियां खुद सुलझाना याद रखो। मुझे दोबारा तंग मत करना, वरना मैं सीधा पुलिस को फोन करूंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और क्लास के बाहर चला गया। ये तमाशा देखकर लिन लियांग भी मेरे पीछे आ गया। वाई चेन, तुम अभी थोड़ी देर पहले बहुत पावरफुल लग रहे थे। तुम्हें सच में पुलिस बुलानी चाहिए थी, जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। पर उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे धमकाना आसान नहीं है। लिन लाइलैंग ने मेरी बात पर सिर हिलाया और परेशानी से मेरी बाजू को देखा। तुम्हारी बाजू पर लाल निशान पड़ गए हैं। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं। मैंने उन लाल निशानों को देखा और धीरे से हंसा। पिछले जन्म में बिल्डिंग से गिरकर जो मेरी हड्डियां टूटी थी, उसके आगे ये चोट क्या है? खैर, मुझे पता है कि ये तो बस शुरुआत है। चेन हाओ का लालची और स्वार्थी नेचर उसे इतनी जल्दी हार नहीं मानने देगा। और वही हुआ। थोड़े ही दिनों में स्कूल में मेरे जियांग याइचन के बारे में अफवाहें आग की तरह फैल गई। शुरू में तो बस यही बातें थी कि मैं कितना पत्थर दिल और रहमहीन हूँ, जो किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ रहा हूँ। मैंने जिंदगी बचाने का बोनस लिया, पर अपने ही क्लासमेट के पापा की मदद करने से मना कर दिया। बाद में ये बातें और भी घटिया हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि मैं लोगों को सच में बचाने के लिए मोटिवेटेड नहीं था। ये सब बस उस 3 लाख के बोनस के लिए था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक अफवाहें उड़ाई कि मैंने ही उन तीनों बच्चों को पानी में गिराने का प्लान बनाया था, ताकि मुझे इनाम का पैसा मिल सके। जहाँ भी मैं जाता, मुझे अपने पीछे अनजान लोगों की चुभने वाली निगाहें महसूस होती। जानबूझकर जोर जोर से बातें की जाती थी। सब बस मेरे टूटने का इंतजार कर रहे थे। ये लोग पागल हो गए हैं। तुमने साफ साफ लोगों की जान बचाई थी। वो लोग बस इसीलिए जल रहे हैं क्योंकि तुम्हें बोनस मिला। ये पक्का चेन हाओ की चाल है। मैंने कहा, उन्हें जो कहना है कहने दो। अपने पिछले जन्म में मैं दूसरों की बातों की बहुत फिक्र करता था। पागलों की तरह सफाई देता रहता था, जिससे बातें और भी बिगड़ जाती थी। मैं इस जन्म में वैसा बेकार का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसके इरादे नेक होते हैं वो खुद ही क्लियर हो जाता है। गंदा पानी खुद ही गंदा दिखता है। वक्त सब बता देगा। पर वो लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे। मैंने सुना कि चेन हाओ पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा था। उसे पक्का इस बात से चिढ़ हुई होगी कि तुमने उसे पैसे नहीं दिए और वो तुमसे बदला ले रहा है। ये सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। चेन हाओ के पैसे लेने का रिजेक्ट होने से उसकी ईगो हर्ट हुई थी। अफवाहें फैलाना उसका सबसे फेवरेट काम था। बिना सबूत के अपने आप को बचाने का कोई फायदा नहीं था। अगर सबूत होता भी तो भी टीचर उसे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डांट देते। अफवाहें तो फिर भी फैलती रहती। मैं बस इन सबको इग्नोर कर सकता था और इफेक्ट नहीं होने का दिखावा कर सकता था। हालांकि ऐसी
बेमतलब की बदनामी। ये नॉर्मल है कि मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा था, पर मैंने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाना सीख लिया है। पिछले जन्म में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके कंपैरिजन में ये अफवाहें तो कुछ भी नहीं है। पर टाइम के साथ चीजें शांत नहीं हुई, उल्टा मामला और बढ़ गया। कुछ पेरेंट्स ने स्कूल में कंप्लेंट कर दी, ये कहते हुए कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है और मैं हीरो कहलाने के लायक नहीं हूँ। उन्होंने डिमांड की कि मेरा बोनस और हीरो का टाइटल वापस ले लिया जाए। स्कूल पर दबाव बन रहा था। सच में उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। हेड ऑफ टीचिंग डायरेक्टर मेरे सामने एकदम सीरियस फेस बनाए बैठे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा और चेन हाओ का इशू, तुम्हारे लोगों की जान बचाने की मोटिव्स पर काफी अफवाहें चल रही हैं। तुम इस बारे में क्या सफाई देना चाहते हो? मैंने कहा, डायरेक्टर सर, जब मैंने उन बच्चों की जान बचाई तब मैंने किसी मोटिव के बारे में नहीं सोचा। मैं बस बच्चों को बचाना चाहता था। बोनस और सम्मान मुझे स्कूल और सोसाइटी ने दिया है, मैंने कभी मांगा नहीं था। और जहाँ तक चेन हाओ की बात है, उसकी मदद ना करना मेरी मर्जी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं उसकी मुश्किलों की जिम्मेदारी लेने के लिए बाउंड नहीं हूँ। डायरेक्टर ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर अब इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खुश नहीं है। क्या तुम चेन हाओ की मदद करने के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हो? अगर तुम उसे थोड़े कम पैसे भी दे दो तब भी लोगों का मुंह तो बंद हो जाएगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। डायरेक्टर साहब मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना रहे थे। मैंने कहा, डायरेक्टर आप एक अच्छे टीचर हैं, अभी सही और गलत का फैसला करने का वक्त है। मैंने लोगों की जान बचाई और किसी के मोरल किडनैपिंग से इनकार करना भी मेरा हक है। अगर कोई तमाशा करता है तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अफवाहें उड़ने दो। अगर मैं इस बार झुक गया तो कल को कोई भी मुझे ऐसे मजबूर कर सकता है। मैं कोई हीरो बनने के लिए इतना भी नरम इंसान नहीं हूँ जिसे कोई भी अपने इशारों पर नचा सके। डायरेक्टर मेरी बातें सुनकर चुप हो गए। उनका चेहरा पीला और सफेद पड़ गया। कुछ देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। स्कूल की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा और जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं स्कूल उन्हें डांट लगाएगा। हम तुम्हारी रेपुटेशन की प्रोटेक्शन करेंगे। हालांकि मुझे पता था कि स्कूल का सपोर्ट कुछ हद तक ही होगा, पर मुझे थोड़ी राहत मिली। कम से कम उन्होंने अफवाहें उड़ाने वालों का साथ तो नहीं दिया। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त धूप बहुत तेज थी, पर मुझे पता था कि स्कूल के क्लैरिफिकेशन से ये शोर शांत नहीं होने वाला। इन लोगों को सच्चाई से मतलब नहीं था। ये बातें उनकी उम्मीदों से मैच खा रही थी। उनके लिए एक परफेक्ट हीरो निस्वार्थ सेवा और दूसरों की जरूरत को पहले रखना, ये सब बातें फॉलो करता है। जब मैं इन बातों पर खरा नहीं उतरा तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मुझ पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। और चेन हाओ ने इंसानों के इस अंधेपन का फायदा उठाया। वैसा ही हुआ। क्लैरिफिकेशन लगने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मैंने स्कूल को खरीद लिया है। अफवाहें अभी भी चल रही थी। चेन हाओ ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसका इस सब से कोई लेना देना ना हो। वो हर दिन क्लास अटेंड कर रहा था, पर उसकी मेरी तरफ देखने वाली निगाहें दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अब मुझसे खुद मिलने नहीं आता था, पर हमेशा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता था जिससे मेरे कानों में नेगेटिव न्यूज पहुंच जाए। वो वेट कर रहा था कि मैं परेशान होकर उसके पास जाऊं और पिछले जन्म की तरह उसे खुद पैसे दे दूं। परेशानी भरे दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। चेन हाओ का सब्र मेरे अंदाजे से भी ज्यादा कच्चा था। अफवाहें मुझ पर असर नहीं डाल पाई तो उसने एक सीधा तरीका अपनाया। उस दोपहर मैं लाइब्रेरी में अंधेरे होने तक पढ़ता रहा। लाइब्रेरी से बाहर निकला और एक सूने कोने में मुड़ा। अचानक एक फिगर मेरे सामने आके खड़ा हो गया। ये चेन हाओ था। उसके पीछे दो लफंगे जैसे लड़के थे जो हमारी क्लास के नहीं थे। एक नजर में ही मैं समझ गया कि वो उसके बैग बनकर आए थे। यानी अब मेरी पिटाई होने वाली है। मेरा दिल घबरा गया। मैंने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और उन्हें ध्यान से देखा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात करने को कुछ बचा नहीं है। तुमने मेरा इतना नुकसान किया है तो हमारी बात कैसे नहीं हो सकती। मेरे पापा की सर्जरी बहुत दिनों से अटकी हुई है। उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ये सब तुम्हारी गलती है। स्कूल में भी तुम्हारी तरफ उंगलियां उठ रही हैं। तुम्हारे पास 3 लाख युआन क्यों हैं? तुम मेरे घर को बर्बाद होते हुए देख रहे हो। तुम्हें आज मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। उसके पीछे खड़े दोनों लड़के एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कलाई घुमाई। खटखट की आवाज आई। ये धमकी सच में थोड़ी डरावनी थी। हालांकि पिछले जन्म में चेन हाओ ने मुझे तंग तो किया था, पर उसकी कभी रफ होने की हिम्मत नहीं हुई थी। लगता है इस जन्म में मेरे उसको मना करने पर गुस्से ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मैंने कहा,
ये स्कूल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? उसने जवाब दिया, हम बस प्यार से बात करना चाहते हैं, शराफत से पैसे निकाल दो वरना क्या होगा मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। जब माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया, एक सॉफ्ट आवाज सुनाई दी, ओए वाई चेन और चेन हाओ, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये सूया थी, वो खूबसूरत थी चमड़ी, बहुत प्यार से बात करती थी। उसे लोगों के बीच अच्छे बनकर घूमना पसंद था। अगर किसी का झगड़ा हो तो वो तुरंत बीच बचाव करने आ जाती थी। वो बहुत स्वीट और हार्मलेस लगती थी, पर सच तो ये है कि मीठी छुरी से लोगों को मारने में वो सबसे आगे थी। पिछले जन्म में वही थी जो मेरे कानों में चेन हाओ की कितनी मिजरेबल हालत है इसके बारे में बार बार बातें करती थी। वो हमेशा बोलती थी कि इसकी आखिरी बार मदद कर दो, और कदम दर कदम उसने मुझे खाई में ढकेल दिया था, गवार कहीं की उसके हाथ में एक थर्मस कप था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी स्टडी रूम से आई थी। उसके चेहरे पर जस्ट एक छोटा सा सरप्राइज दिख रहा था और चेन हाओ उसको देख रहा था। वाई चेन, चेन हाओ को तो गुस्सा आ गया। तुम टेंशन मत लो, चेन हाओ सच में तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। फिर वो चेन हाओ की तरफ घूमी और थोड़ी टेंशन वाले एक्सप्रेशन के साथ बोली, चेन हाओ, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पापा को लेकर परेशान हो, पर तुम इस तरह से नहीं कर सकते। वाई चेन डर जाएगा। ये बातें शांति लाने वाली लग रही थी, पर सच में वो अप्रूव कर रही थी कि चेन हाओ के पास मुझे रोकने का रीजन है। चेन हाओ जल्दी से शांत हो गया और फिर रोने वाला चेहरा बना लिया। मैं और कर भी क्या सकता हूँ मेरे पापा। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। सूया ने उसकी बात काटी और उसकी आम पर प्यार से थपथपाया। वो दोबारा मेरी तरफ मुड़ी। उसकी टोन में दुख था। वाई चेन, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हो। थोड़ा समझदार बनो और उसका ख्याल करो। हम सब क्लासमेट हैं, बात बिगाड़ना ठीक नहीं है। और वैसे भी स्कूल में अभी तुम्हारे बारे में गॉसिप चल रही है, तुम उसकी मदद करो। सब लोग पक्का तुम्हारी दरिया दिली की तारीफ करेंगे। गॉसिप भी खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तभी मैंने कहा, क्या ये मॉरल ब्लैकमेल का नया तरीका है? मेरे पिछले जन्म में मैं उसकी मीठी बातों में आ गया था, अब मुझे इस सब से उबासी आती है। सूया, लगता है तुम्हें हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में सब पता है। उसने कहा, मैं सबकी बातें सुनती हूँ। मैं नहीं मानता ये तुम्हारे लिए इतना आसान होगा। फिर तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि चेन हाओ ने 2 लड़कों के साथ मेरा रास्ता रोका है। तुम आखिर चाहती क्या हो? सूया का चेहरा थोड़ा पथरा गया और आंखें झुक गई। मैं तो अभी आई थी, मुझे नहीं पता था। चेन हाओ, वाई चेन के साथ सच में कुछ गलत मत करना। उसने चेन हाओ को फिर से मनाने का दिखावा किया और अपने जज्बात छुपाने की कोशिश की। चेन हाओ को गुस्सा आ गया था। सूया उसके जज्बातों से खेल रही थी एंड वो दोनों लड़के जो आए थे वो सब नजारे का मजा ले रहे थे। सूया को लग रहा था कि वो बिचौलिया बनी हुई है, पर चेन हाओ इन सबसे इम्प्रेस नहीं था। चेन हाओ को समझ आ गया कि ये औरत काफी चालाक है और उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। चेन हाओ का चेहरा और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो मेरी तरफ घूर कर चिल्लाया, जियांग वाई चेन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे दे रहे हो या नहीं? मैंने उसे कहा, नहीं दूंगा। चेन हाओ की आंखों में भयानक गुस्सा था। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं तैयार था। मैं एक कदम साइड हुआ, अपना फोन निकालकर बटन दबाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और जोर से चिल्लाया, तुम आकर मेरा रास्ता रोक रहे हो, सबके सामने मुझसे पैसे मांग रहे हो, ये सब लूट मार नहीं है तो क्या है? मेरी आवाज रात के अंधेरे में काफी शार्प साउंड कर रही थी। चेन हाओ का हाथ हवा में ही रुक गया। दोनों लड़के भी डर गए। तुम क्या चिल्ला रहे हो? कौन लूट मार कर रहा है? तुम यहाँ आकर मुझे फोर्स कर रहे हो पैसे देने के लिए। ये लूट मार नहीं तो क्या है? मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। एक बार और हाथ लगाओ, मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा। अटेम्प्टेड रॉबरी और पहले से मेरे ऊपर की गई हरासमेंट तुम्हें अंदर करवाने के लिए काफी है। लूट मार वर्ड से चेन हाओ डर गया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो दोनों लड़के भी घबरा गए और उसे वापस ले जाने लगे। छोड़ो इसे, ये सब करके पुलिस को मत बुलाओ। चेन हाओ ने मेरे हाथ में फोन देखा। अपने उन दोनों दोस्तों को पीछे होता देख उसको समझ आ गया था कि उसको इस सिचुएशन का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और वाई चेन, तू रुक, मैं तुझे बाद में देखूंगा। वो मुड़कर चला गया। वो दोनों लड़के भी उसके पीछे भागे। सूया ये सब होते हुए देखकर एकदम शॉक थी। उसने अपना मुंह खोला, फिर उसने मुझ पर गुस्से में देखा और जल्दी से वहां से चली गई। वहां एकदम शांति छा गई। मेरे फोन को थामे मेरे हाथ ठंडे पसीने से भर रहे थे। मैं हिम्मत का दिखावा जरूर कर रहा था, पर सच में काफी डर गया था। मुझे पता था एक कदम पीछे हटने का मतलब सीधा मौत है। मैंने वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनी। मुझे कंफर्म हो गया था कि सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद मैं तुरंत अपने डॉम की तरफ निकल पड़ा। डॉम पहुंचकर मैंने लिन लियांग को सब कुछ बताया। वो गुस्से से लाल हो गया। चेन हाओ ने तो हद ही पार कर दी है। और सूया, उसने भी चेन हाओ का साथ दिया। मुझे तो पहले से ही पता
जाता था कि उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ है। पिछली बार उसने तुम्हें एडवाइस किया था कि तुम उसकी हेल्प कर दो। वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। सूया तो चेनहाओ से भी ज्यादा डेंजरस है। चेनहाओ की बदमाशी तो सामने दिखती है, पर सूया की साजिशें उसके भोले चेहरे के पीछे छिपी हुई हैं। इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करें? उसने लोगों को भड़काकर तुम्हें ब्लॉक किया। क्या अब कोई और एक्सट्रीम चीज हो सकती है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसे ही शांत नहीं बैठेगा। वो मेरी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहता है, पर अब मैं उसकी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगा। पिछले जन्म में जब तक मैं मरा नहीं, मुझे चेनहाओ की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि कैसे उसने मुझे पैसे लेकर मेरे पीठ पीछे कितने शर्मनाक काम किए थे। इस जन्म में मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा और उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। अगले आने वाले कुछ दिनों तक मैंने वैसे ही पढ़ाई की जैसे मैं हमेशा करता था, और मैं सीक्रेटली चेनहाओ की हर चाल पर नजर रखने लगा। उसे लोगों की सिंपैथी चाहिए थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। इसीलिए मुझे हमेशा कूल रहना था। मैं कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहता था जिससे वो अलर्ट हो जाए। मैंने लिनलियांग से कहा कि उसके हर मूव पर नजर रखे। मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया। मुझे अपने पिछले जन्म का याद था कि किस तरह से चेनहाओ इंटरनेट का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए करता है। मैं कई सारी क्राउड फंडिंग कैंपेन पे उसका और उसके पिता का नाम सर्च करने लगा। आखिरकार मेरे हाथ एक ऐसी क्राउड फंडिंग कैंपेन लगी जिसे उसी ने बनाया था। वो रोते हुए लिखता है, हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। परिवार के पास पैसे नहीं है। परिवार का बैकग्राउंड गरीब बताया गया था। टारगेट अमाउंट लगभग 3 लाख युआन का था। वहाँ काफी लोगों ने पैसे दान दिए थे। कमेंट सेक्शन लोगों की सिंपैथी और सपोर्ट से भरा हुआ था। मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लिए और सब कुछ अच्छे से स्कैन करने लगा। उसने डेली बेसिस पर क्रिटिकल कंडीशन बताई हुई थी और पैसों की जल्दी डिमांड कर रहा था। उसने अपने पिता की जो इमेज डाली थी, वो इमेज किसी धुंधले बिस्तर पे पड़े आदमी की थी, लेकिन डिटेल सब मिसिंग थी। लग तो एकदम साफ सुथरा रहा था, लेकिन उसकी हर एक डिटेल फ्रॉड थी। फिर मैंने अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी के हिसाब से उसका सोशल हैंडल ढूंढना शुरू कर दिया। वो अपना असली नाम ही यूज करता था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में लैंडस्केप थे और मुझे याद आया कि वही है जो परेशानियों और अपमान पे जोर देता था। उसने एक हैंडल बनाया था जिसका नाम गरीब स्टूडेंट था। उसकी हाल ही की हरकतों ने मेरी तरफ इशारा किया। कुछ पोस्ट ऐसे थे जो मेरे खून पसीने के पैसों का जिक्र कर रहे थे और सब इस तरह से बिहेव कर रहे थे मानो मैं हीरो बन रहा हूँ और मैं उसके किसी काम नहीं आया। मैं उसकी पोस्ट और डायनेमिक्स की तरफ गया। मेरा शक दुगना होता गया। आधे महीने पहले उसने किसी लिमिटेड एडिशन शूज को दिखाते हुए पिक पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था, बड़े दिनों से काम कर रहा था इनको पाने के लिए, फाइनली पा लिए मैंने। ये जूते कम से कम 5,000 युआन के होंगे, लेकिन जिनके घर में ठीक से दरवाजे भी नहीं थे। ऐसे में एक बेटा कैसे उन शूज को अफोर्ड कर सकता है? एक महीने पहले उसने किसी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में महंगे खाने की फोटोज पोस्ट की थी। वहाँ लगभग 500 युआन खर्चा होता है एक बंदे का। अब उसे अपनी लाइफ सेविंग चीजों पर ध्यान देना चाहिए था ना। वहाँ और भी अपडेट्स थे। ये पिक्स उसकी नेक्स्ट क्लास वाली लड़की के साथ अम्यूजमेंट पार्क की थी जिसमें हैप्पी डे का टैग दिया गया था। पिछले जन्म में उसने कभी नहीं बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने एक एक करके ये सभी स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। हालांकि ये सीधे तौर पर साबित नहीं कर सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है, पर ये इस बात को दिखाने के लिए काफी थे कि उसकी गरीबी और उसकी लाचारी बस एक ढोंग थे। इसी बीच लिन लियांग भी खबर लाया। उसने बताया कि चेनहाओ के रूममेट ने कहा है कि वो आजकल काफी लेट वापस आता है। उसके कपड़ों से शराब और सिगरेट की बदबू आती है। और तो और उसने नया लेटेस्ट मोबाइल भी खरीदा है। वो बोल रहा था कि ये किसी रिश्तेदार ने उसे गिफ्ट किया है, पर उसका तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। और सूया आजकल उसके काफी क्लोज है। दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। वो उसका नाश्ता लाकर देती है। ये सब बातें उन सबूतों के साथ मैच हो रही थी जो मैंने ढूंढे थे। जिस इंसान का बाप सीरियसली बीमार हो और उसे पैसों की जल्दी जरूरत हो, क्या वो स्मोकिंग, शराब, नए फोन और डेट्स में इतने पैसे उड़ाएगा? इसका जवाब मेरे लिए साफ था। उसे पैसों की कोई मुसीबत नहीं थी। ये जो भी सारा झमेला उसने मेरे ऊपर किया था, वो सब बस मुझे फंसाने, ऑनलाइन बुली करने और मॉरल किडनैपिंग के जरिए मुझे बर्बाद करने के लिए था। वो मेरे 3 लाख युआन फ्रॉड करके हिंटना चाहता था। ज्यादा लोगों को उसके इन सारे कामों के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि चेनहाओ काफी सोशलेबल था। उसके रूममेट्स उसकी बातों में आ गए थे और सूया तो उसके इन गंदे कामों का हिस्सा थी। फिर भी क्या मैं बस सब कुछ ऐसे ही लोगों पर छोड़ दूं? क्या वो लोगों की सिंपैथी का यूज नहीं कर रहा था? अब मैं इसको ठीक से देख लूंगा। लोगों को उसकी असलियत पहचाननी ही पड़ेगी। मैं उसे बचने नहीं दूंगा। मैं इन चीजों को अच्छे से प्लान करूंगा। उसके बाद लिन लियांग ने बड़ी स्किल के साथ काम किया। उसने आराम से सबको बताया कि कैसे चेनहाओ डेली चीजें अफोर्ड कर रहा है।
वो अब सबको चेनहाओ के नए फोन के बारे में बताने लगा। लोगों ने उसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाते हुए और डेट करते हुए देखा था। उसने कोई बदतमीजी नहीं की, बस नॉर्मली इन बातों को डेली गॉसिप्स की तरह शेयर किया। इन चीजों ने लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी थी कि क्या चेनहाओ की फैमिली वाकई गरीब नहीं है। उसने नया फोन कैसे खरीद लिया। मैंने भी उसको सूया के साथ देखा था। उसके हाथों में काफी महंगे शॉपिंग बैग्स थे, जबकि उसके पिता अभी भी हॉस्पिटल में थे। ऐसे वक्त में वो बिना किसी फिक्र के डेट्स प्लान कर रहा था। अब लोगों के दिमाग में डाउट आने लगा। चेनहाओ अब ज्यादा सेंसिटिव होने लगा था, क्योंकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगा था और उन्होंने उसकी बातों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। इस वजह से सूया के साथ उसका रिश्ता भी बिगड़ने लगा। एक बार कैंटीन में मैंने उन्हें साथ बैठे देखा। सूया ने उसे कुछ कहा। चेनहाओ ने अचानक से टेबल पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया। सूया की आंखें लाल हो गई और वो नाराज होकर बैठ गई। उसने आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चेनहाओ ने माफी नहीं मांगी। थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो वहां से उठकर चला गया। सूया वहीं बैठी रही और धीरे धीरे बोलती रही, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। इससे उसे लोगों की बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलने लगी। 2 दिन निकल गए। सूया एक नए नाटक के साथ आई। क्लास मीटिंग में क्लास टीचर सबको मार्क्स का नतीजा बता रहे थे कि सडनली सूया ने अपना हाथ ऊपर किया। सर, मुझे आपको कुछ देना है। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, हाथ में एक लिफाफा लिए हुए आगे बढ़ी और उसने क्लास टीचर को दे दिया। मैंने ये 50 युआन खुद इकट्ठा किए हैं और मैं ये चेनहाओ के फंड में दान करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि इन पैसों से उसके फादर के इलाज में हेल्प हो सकेगी। पूरी क्लास शॉक थी। 50 युआन कोई थोड़े पैसे नहीं होते एक स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जब हर कोई ये बात जानता हो कि सूया खुद एक नॉर्मल फैमिली से आती है। जरूर उसने खुद ही अपने पॉकेट मनी से या पैसे बचा कर रखे होंगे। क्लास टीचर भी काफी ज्यादा हैरान थे। सूया रोने वाली शक्ल बनाए खड़ी थी और उसने कहा, सर, मुझे पता है 5000 युआन कम है, पर मैं चेनहाओ के इन हालातों को बिल्कुल सहन नहीं कर सकती और मैं नहीं चाहती कि बाकी सब भी अब इस बात से परेशान हो। ये सच है कि वाईचेन ने इस बारे में मदद करने से मना कर दिया। उसकी शायद खुद की कुछ परेशानियां होंगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। मैं उसे बिल्कुल गलत नहीं ठहरा रही, पर मैं ये करना चाहती थी। ये मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। सबकी नजरें अब मेरी तरफ घूम आई। ये चाल बहुत कमीनी थी। अपने 50 युआन डोनेट करके वो अपनी अच्छाई का शो ऑफ कर रही थी। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे वो मुझे जस्टिफाई कर रही हो, जबकि असल में वो बस मुझे इसीलिए गिल्टी फील कराना चाहती थी क्योंकि मैं मदद नहीं कर रहा था। पूरी क्लास पर अब मॉरल किडनैपिंग का दबाव बनाया जा रहा था। मैंने 3 लाख युआन जीते, पर अब एक फूटी कौड़ी भी उसकी मदद के लिए नहीं थी। तो ये नेचुरल सी बात थी कि मैं सबका गुस्सा झेलूंगा। जैसा मुझे लग रहा था, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ गुस्से में आ गए। सबने क्लास टीचर को डोनेट करना शुरू कर दिया। सब बोल रहे थे कि सूया कितनी अच्छी लड़की है, मैं भी थोड़ा बहुत डोनेट करता हूँ, लोग कहने लगे। सूया स्टेज के पास खड़ी थी और सबकी तारीफें बटोर रही थी। चेनहाओ अपना सर नीचे किए हुए था, पर छिपे हुए तरीके से मेरी तरफ देख रहा था, मानो मेरे हार मान लेने का इंतजार कर रहा हो। लिन लियांग गुस्से के मारे कांप रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और मैं आराम से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। क्लास अब बहुत ही ज्यादा शांत हो चुकी थी। हर किसी की आंखें मुझ पे टिकी थी। सूया, क्या तुम वाकई में उसकी मदद करना चाहती हो? ये तुम्हारी महान सोच है। मुझे गर्व है तुम पे। पर याद रखो, तुम्हारे ये दान कोई हथियार नहीं है जिसे तुम दूसरों के खिलाफ यूज करो। तुम्हारे 5000 युआन एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं। तुम किसी के ऊपर अपना हक नहीं जता सकती जब तक कि तुम वो अपनी मर्जी से दे रही हो। ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन मेरे 3 लाख युआन उस हादसे से बचाए हुए पैसे थे। ये कोई दान का पैसा नहीं था। मैंने पहले ही 30,000 उसे दे दिए थे। अब तुम्हारे पास उसकी हेल्प करने का मौका है, तो तुम करो हेल्प। तुम सीधा चेनहाओ को पैसे दे दो और मुझे जो करना था मैं कर चुका। मैं अब अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। ये सबके लिए फाइनल है। यही मेरा फैसला है। ये उनके जोश पर ठंडे पानी की बाल्टी गिराने जैसा था, जिसने क्लास की उस सिंपैथी की गर्मी को मिटा दिया। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही थी। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम भी थोड़े पैसे दान में दो। तुम सब बस मेरे इन 50 युआन को ही टारगेट बनाए रखने चाहते हो, है ना? बस करो। मैंने उसकी बात काटी। मेरी निगाह अब उससे हटकर चेनहाओ पर आ गई। सूया ने तो अपने 50 युआन दे दिए, पर तुमने क्या किया? तुमने लोगों के चंदे के पैसों से नए ब्रांड के लिमिटेड शूज खरीदे, वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना खाया, लड़कियों को डेट्स पे घुमाया। तुम्हारी जमीर को ये सब सोच के फर्क नहीं पड़ता? पूरी की पूरी क्लास में जैसे एक बॉम्ब फूट गया। चेनहाओ ने एक झटके से अपना सर ऊपर किया। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। अगर तुम झूठ बोल रहे हो वाईचेन, तो तुम मुझे बदनाम कर रहे हो।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये जूते 1 महीने पहले लिए थे और इनकी कीमत 5,000 युआन है। तुम कैसे एक गरीब इंसान के तौर पे ये अफोर्ड कर पाए, जिसके बाप को बचाने के लिए पैसों की इतनी अर्जेंट जरूरत हो? आगे बैठे स्टूडेंट्स ने मेरे फोन में उन स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़ा। सब चौंक कर बोले, ये तो वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हर इंसान के 500 युआन लगते हैं। जब तुम 1 महीने पहले वहाँ ट्रीट उड़ा रहे थे, तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखो दूसरा, पास के एक स्कूल की लड़की के साथ अम्यूजमेंट पार्क की पिक्चर। ये सब तुमने क्राउड फंडिंग के पैसों से किया या जो 50 युआन अभी सूया ने इकट्ठे करके दिए हैं उनसे? हर एक स्क्रीनशॉट सीधे चेन हाओ के मुंह पर एक तमाचे जैसा पड़ रहा था। ये सब कुछ वो सच दिखा रहा था जिस पर हम सबने ध्यान नहीं दिया था या उसकी बातों में आकर भूल गए थे। सूया स्टेज के पास शर्म से पानी पानी हो रही थी और चेन हाओ के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन आएंगे। तू तो एक झूठा और धोखेबाज इंसान निकला, मैंने गुस्से से कहा। मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और एविडेंसेस हैं जो साबित करते हैं कि क्राउड फंडिंग का अमाउंट कंप्लीटली फ्रॉड है। अगर तुम अभी भी नाटक करने की सोच रहे हो तो मुझे स्कूल के फोरम्स पर तुम्हारी ये रियलिटी शेयर करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ताकि पूरे स्कूल में तुम्हारे चेहरे की सच्चाई दिख जाए। चेन हाओ की पूरी बॉडी झटके से हिली और वो जैसे ही जमीन पर ढेर होने लगा। चेन हाओ, मेरे साथ ऑफिस आओ, क्लास टीचर ने सख्ती से कहा। स्कूल इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। चेन हाओ स्कूल टीचर के साथ वहां से चला गया। सूया वहीं पोडियम पर अब तक उस खाली एनवलप को हाथ में लिए खड़ी थी। वो बिल्कुल एक क्लाउन की तरह लग रही थी जिसे हर कोई अब नफरत और गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। आखिर में उसने अपना चेहरा झुकाया और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ये तो एक नंबर का लायर निकला यार, ये कितना घिनौना इंसान है। मैंने तो बिना बात ही वाई चेन पर शक किया। वो तो सही था, उसने तो हमारे पैसे भी बर्बाद होने से बचा लिए। काफी दिनों बाद मेरी क्लास नॉर्मल हुई थी और वापस से इन सब चीजों पर डिस्कशन शुरू हो गया। हर कोई आकर मुझे सॉरी बोल रहा था और उस चेन हाओ को गालियां दे रहा था। मैंने खिड़की से बाहर आती सूरज की चमकती किरणों को देखा। मेरे दिल में अब कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं थी, बस सच्चाई सामने आने की एक गहरी शांति थी। मैं ये जंग जीत गया था। पिछले जन्म के सारे बुरे सपने अब इस नई जिंदगी में आकर हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। जस्ट लाइक दिस वीडियो, प्लीज like this video and comment hi anime shub. Okay, I'll meet you in the next video. Bye bye. शोर सुन रहे हो पीछे भाई, एकदम धमाकेदार। एनीवेज भाई, मैं थोड़ा और टाइम लूंगा तो, क्योंकि मेरे को चाहिए कि 1 घंटा थोड़ा और लंबी वीडियो बन जाए। बट आई मीन लाइक क्या बोलूँ, ये ऐप करने की आदत हो गई है भाई लोग। एनीवेज अगर यार तुम चाहते हो कि मैं गेमिंग चैनल बनाऊँ, क्योंकि गेमिंग नीश में ज़्यादा पैसे आते हैं, तो क्या मैं गेमिंग चैनल बनाऊँ और तुम उसे देखोगे यार? प्लीज़ देखोगे? मैं पर्सोना 5 जैसी गेम्स खेलना चाहता हूँ, यू नो। एनीवेज अगर तुम्हें ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड नॉइस पसंद आया और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज एनिमे शुभ, साइन ऑफ।